आज लेक्चर नंबर 5 है इसका। कल जो है वो हम लेज़र आइडिया जो उसको स्टडी कर रहे थे, तो अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था और हमने ये कुछ कंडीशंस जो हैं वो राइट डाउन की थी। ये दिखाना ज़रा कहाँ पर एंड किया था हमने। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 हाँ ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि ये सारा प्रोसेस जो है ये ऑर्डिनरी कंडीशंस में होता है, लेकिन अगर हम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है उसको अचीव कर लें, यानी कि मैंने आपको कल कहा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की थी, लेकिन अगर आप जो है वो ऐसी कंडीशन को अचीव कर लें कि जो नॉन इक्विलिब्रियम के अंदर हो, तो फिर हमारे पास जो कंडीशन है, इफ़ हाउएवर, अगर हम जो है ए नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अचीव्ड, अगर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो अचीव हो जाए, फॉर विच, जिसके लिए N2 जो है ये ग्रेटर देन G2 N1 ओवर G1 के बराबर होगा। तो अब इस केस में जो मटेरियल है वो एक्ट करेगा एज एन एम्पलीफायर। इन दिस केस द मटेरियल will act as an amplifier। तो इस केस में जो मटेरियल है वो एक एम्पलीफायर के तौर पर काम करना जो है वो शुरू कर देगा। अब एम्पलीफायर का क्या मतलब है? एम्पलीफायर का मतलब ये है कि वो नंबर ऑफ फोटॉन जो हैं उसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है पॉपुलेशन इन्वर्जन इन द मटेरियल। पॉपुलेशन इन्वर्जन की शायद मैंने पहले बात की है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब होता है कि आपका जो लेवल N2 है, यानी कि E2 के अंदर अगर N2 नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं या जो नंबर ऑफ एटम्स हैं सॉरी, और E1 के अंदर भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो अगर लेवल 2 जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं उन नंबर ऑफ एटम्स के मुकाबले में कि जो N1 में है, तो हम कहेंगे ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई है। यानी कि N2 लेवल के अंदर जो पॉपुलेशन है एटम्स की वो क्या हो गया, वो बढ़ गई। तो हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है ये प्रोसेस होगा। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का आपने प्रोसेस जो ये सेकंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि लेजिंग एक्शन जो होता है उसके लिए एक तो ये होता है कि स्टिमुलेटेड एमिशन जो है उसका होना ज़रूरी होता है, और दूसरा उसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो अचीव होंगी तो फिर लेज़र जो है वो एक्ट करेगी, या लेज़र जो है वो प्रोड्यूस होगी, या लेज़र जो है वो क्रिएट होगी। अदरवाइज अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होती तो फिर लेज़र जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, तो अब यही जो केस है जिसमें मटेरियल एक्ट कर रहा है एज एन एम्पलीफायर, इन दिस केस
we will say that the population inversion exists। तो इस केस के अंदर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो एग्जिस्ट कर रही है इन द मटीरियल के अंदर, जिसका मतलब है बाय विच वी मीन दैट पॉपुलेशन डिफरेंस, मतलब आप दोनों लेवल्स के दरमियान में पॉपुलेशन का एक डिफरेंस जो है वो आ गया, पॉपुलेशन में डिफरेंस आ गया। और वो पॉपुलेशन का डिफरेंस क्या है? N2 माइनस G2 N1 ओवर G1। ये आया इज अपोजिट इन साइन, और ये अपोजिट है साइन में टू दैट विच एग्जिस्ट अंडर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, उसके मुकाबले में कि जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करती है। टू दैट विच एग्जिस्ट अंडर thermodynamic equilibrium, जो कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। अब जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है वो क्या? N2 माइनस G2 N1 ओवर G1 लेस देन 0। ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है। अब देखें ना, ये नेगेटिव और वो ये वाली पॉजिटिव, तो इनका आपस में अपोजिट साइन। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है वो, अच्छा, ऐसा मटेरियल कि जिसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोड्यूस हो जाए उसको हम कहते हैं एक्टिव मटेरियल। यानी कि एक्टिव मटेरियल का मतलब ये है कि भाई ये लेज़र के लिहाज से ये क्या है, ये एक एक्टिव मटेरियल है जिसके अंदर, यानी कि जिसके अंदर जो लेवल्स आपने लिए हैं एनर्जी के, उसमें लेवल 2 के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लेवल 1 के बराबर से बढ़ जाएं तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई है। और जिस मटेरियल के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है उस मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिव मटेरियल। यानी कि ये लेज़र प्रोड्यूस कर सकता है, इसमें स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो रहा है और इसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन भी हो रही है। A material in which the population, ऐसा मटेरियल के जिसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन is produced is known as एक्टिव मटेरियल। तो इसको हम एक्टिव मटेरियल का नाम देते हैं। अच्छा, अब मैंने
शायद शुरू में आपके आगे मेज़र का जिक्र किया था, मेज़र एम्पलीफायर। तो अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो माइक्रोवेव रीजन के अंदर फॉल कर रही हो तो फिर हमारे पास मेज़र बन जाती है। मैंने आपको बताया था कि लेज़र जो होती है वो किसके अंदर होती है, वो विजिबल रीजन में होती है, और जो मेज़र होती है वो माइक्रोवेव रीजन के अंदर होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इफ द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, अगर हमारे पास जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट इज इक्वल टू E2 माइनस E1/kT, ये मेरे पास ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है। अगर ये ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी फॉल करती है, फॉल्स इन द माइक्रोवेव रीजन, अगर ये माइक्रोवेव रीजन के अंदर फॉल करती है तो फिर हमारे पास जो एम्पलीफायर आएगा, दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज नोन एज मेजर एम्पलीफायर। तो इस किस्म के एम्पलीफायर को हम मेजर एम्पलीफायर का नाम देंगे। ठीक है, अब मेजर जो है ये किसका एब्रीविएशन है, मेजर जो है वो एब्रीविएशन है फॉर माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी अगर आप मेजर को आप डिफाइन करें तो मेजर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, a measure is defined as microwave amplification by stimulated emission। ठीक है, माइक्रोवेव की जो एम्पलीफिकेशन है, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन भी लिख लें आगे, इसको हम माइक्रोवेव कहते हैं। यानी कि माइक्रोवेव्स की एम्पलीफिकेशन हो रही है, तब विजिबल रीजन वाली की नहीं। अच्छा, अब ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो फॉल करती है ऑप्टिकल रीजन, इफ द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी falls in the optical region, अगर ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी यानी कि E2 माइनस E1/kT फॉल करती है ऑप्टिकल रीजन में, तो एम्पलीफायर इज नोन एज लेज़र एम्पलीफायर। तो द एम्पलीफायर is known as laser amplifier। अगर माइक्रोवेव रीजन में हो तो मेजर एम्पलीफायर है, और अगर
और अगर जो है ये आपके पास हो ऑप्टिकल रीजन में, ऑप्टिकल रीजन का मतलब है कि विजिबल रीजन के अंदर, ऑप्टिक्स मतलब ये है ना जो आम आँख से नेकेड आई से आप देख सकते हैं, उसको हम ऑप्टिकल रीजन का नाम देते हैं। तो जो नज़र आ रही है आपको लाइट एम्प्लीफिकेशन, उसको हम लेज़र कहते हैं। लेज़र जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूस होती है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लेकिन वो कौन सी स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो ऑप्टिकल रीजन के अंदर लाई करता है। अब यहाँ पर लेज़र के अंदर, वहाँ पर मेज़र था, MESER, मेज़र फॉर माइक्रोवेव, लेज़र LR है फॉर लाइट। लाइट कौन सी होती है, जो नज़र आती है, ठीक है, वो माइक्रोवेव, इसलिए इसका नाम हमने मेज़र रखा, इसका नाम हमने लेज़र रखा, ठीक है। M is used for microwave in measure and L is used for light in laser। तो इसको लाइट के लिए लेज़र में लिया गया है। अच्छा, अब आप जो है वो हम ये करना चाहते हैं कि जो हमारा ऑसिलेटर है उसको हम एक एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं, यानी कि कोई ऐसा प्रोसेस करना चाहते हैं कि उसके अंदर बार बार लेजिंग एक्शन हो और लेज़र प्रोड्यूस हो। और लेज़र तब भी प्रोड्यूस होगी जब एम्पलीफिकेशन जो है वो हो रही होगी। तो वो एम्पलीफिकेशन किससे होगी, ऑसिलेटर से, वो ऑसिलेटर बन जाए। ऑसिलेटर का मतलब है कि वो काम को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसको ऑसिलेटर बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो लेजिंग मटेरियल होता है या एक्टिव मटेरियल होता है उसको रिफ्रैक्टिंग मिरर्स के दरमियान में रखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक्टिव मटेरियल से फोटान निकलते हैं, वो फोटान निकलेंगे, जाके रिफ्लेक्टिंग मिरर से टकराएंगे, वापस आकर फिर दोबारा आके एक्टिव मटेरियल से टकराएंगे, और ये एक चेन ऑफ रिएक्शन जो है वो जारी रहेगा। अब इसमें क्या है कि फोटान निकले, आके फिर मटीरियल से टकराए, फिर मटीरियल को एक्साइड करेंगे, फिर मटीरियल डी एक्साइड होगा, फिर फोटान निकलेंगे, फिर आएंगे, फिर उसके साथ टकराएंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन उसके अंदर चल पड़ेगा और लेज़र की बीम जो है वो उसमें से निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि लेज़र बनानी है हमने, तो उसके लिए हमें ऑसिलेटर सिस्टम जो है वो चाहिए। तो टू मेक एन ऑसिलेटर एम्पलीफायर, अगर आप एक ऑसिलेटर एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं या आप एक ऑसिलेटर बनाना चाहते हैं, टू मेक एन ऑसिलेटर फ्रॉम, कर लें आप, फ्रॉम एम्पलीफायर, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूटेबल पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक यानी कि वो फीडबैक आपने पढ़ी हुई है ना, वो सिग्नल देते हैं आउटपुट पे, वो दोबारा इनपुट पे आ जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। तो इसको बनाने के लिए आपको, इट इज़ इम्पॉर्टेंट
इंट्रोड्यूस पॉजिटिव फीडबैक। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव फीडबैक को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब लेज़र के केस में फीडबैक जो है इसको हम ऑब्टेन करते हैं इन द केस ऑफ लेज़र फीडबैक इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग या बाय प्लेसिंग एक्टिव मटेरियल। ठीक है, जो एक्टिव मटेरियल है उसको आप प्लेस कर दें बिटवीन टू हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, बिटवीन टू हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। हाईली रिफ्रैक्टिंग मिरर्स के दरम्यान में प्लेस कर दें, मिसाल के तौर पर प्लेन पैरेलल मिरर्स। फॉर एग्जांपल प्लेन पैरेलल मिरर्स। ठीक है, अब आपने ऑसिलेटर बनाना है, एम्प्लीफिकेशन करनी है, तो लेज़र जो है वो आपने प्रोड्यूस करनी है। तो उसके लिए क्या करें, एक्टिव मटेरियल को दो हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स के दरमियान में प्लेस कर दें, और वो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स क्या होंगे, प्लेन मिरर्स जो हैं वो होंगे। तो मैं इसकी एक डायग्राम जो है वो यहाँ पर बनाता हूँ। ये देखें, ये एक एक्टिव मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इधर ये एक मिरर है, इसको कह लें M1, मिरर 1। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर मिरर है, इसको कह लें मिरर M2, M1 M2। और ये जो अंदर है इसके, ये एक्टिव मटेरियल है। तो यहां से अब निकलेगी ये ऑप्टिकल, ये जो निकल रही है ये ऑप्टिकल बीम है। इसको कह लेंगे फिगर 1। इस फिगर का हम कहते हैं स्कीम ऑफ लेज़र। स्कीम ऑफ लेज़र, ये लेज़र को प्रोड्यूस करने की स्कीम है। अब यहाँ पर इस केस के अंदर जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रैवल करेगी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मिरर्स, वो बाउंस बैक करेगी फोर्थ बिटवीन द मिरर्स और एम्पलीफाइड होगी ऑन ईच पैसेज थ्रू द एक्टिव मटेरियल। वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है।
निकलेगी, बाउंस बैक करेगी, फिर टकराएगी, तो हर पैसेज के ऊपर उस एक्टिव मटेरियल में से क्या होंगे, फोटॉन निकलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर जाएगी, फिर रिफ्लेक्टिव मिरर से टकराएगी, फिर वापस आएगी। तो एक पूरा चेन रिएक्शन जो है वो आपका सिस्टम के अंदर जो है वो इनिशिएट हो जाएगा, जिससे लेजिंग जो है, इसको हम कहते हैं कि लेजिंग जो है वो स्टार्ट होगी है। In this case, a plane electromagnetic wave, इसके केस के अंदर एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन perpendicular to the reflecting mirrors। जो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स है उनके परपेंडिकुलर करेगी, will bounce back and forth between the two mirrors। ठीक है, दो मिरर्स के दरमियान में बाउंस बैक करेगी एंड बी एम्पलीफाइड on each passage through the active material। अब इनमें से एक या दो मिरर जो हैं उनको पार्शली आप जो है वो क्या करें कि ट्रांसपेरेंट बना दें, तो एक यूज़फुल बीम जो है वो ऑब्टेन होगी आपको मिरर से। अब जारी बात है कि आप ये भी चाहते हैं कि मिरर से बाहर बीम निकले भी। अगर टोटली रिफ्लेक्टेड मिरर होंगे, पार्शली उनमें से कोई एक मिरर ट्रांसमिट नहीं होगा, तो बीम आगे कैसे जाएगी, वो तो अंदर ही एक्शन चलता रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि बीम जो है वो बाहर भी निकले ना मिरर से। तो फिर ये जो दो मिरर हैं इनमें से किसी एक को हम पार्शली ट्रांसपेरेंट जो है वो क्या करते हैं, वो बना देते हैं। ठीक है, तो अब आप ये चाहते हैं कि बीम जो है वो इस सिस्टम से, ये हमने दिखाया ना कि ये बीम बाहर निकल रही है, तो फिर यहाँ पर एक मिरर जो है उसको क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो if one of the two mirrors made ट्रांसपेरेंट, तो इनमें से कोई एक मिरर जो है उसको हम ट्रांसपेरेंट जो है वो बना दें, तो एक यूजफुल आउटपुट बीम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिरर। तो इस मिरर से एक आपको आउटपुट बीम मिलेगी। तो ए यूजफुल आउटपुट बीम is obtained from that mirror।
ठीक है, तो इस मिरर से आपको एक यूज़फुल आउटपुट बीम जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि चाहे मेज़र हो या लेज़र हो, दोनों के लिए एक थ्रेशोल्ड कंडीशन एग्जिस्ट करती है, और उस थ्रेशोल्ड कंडीशन का अचीव करना या ऑब्टेन करना जो है वो ज़रूरी है दोनों के लिए, चाहे लेज़र हो चाहे मेज़र हो। ठीक है, तो it is important to note that both measure and laser require a threshold condition. दोनों को जो है वो थ्रेशोल्ड कंडीशन जो है वो रिक्वायर है। तो लेज़र को तो हम मेज़र को तो हम पार्ट नहीं ले, तो लेज़र का केस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि लेज़र के केस में थ्रेशोल्ड कंडीशन जो है वो क्या होती है। तो लेज़र के केस के अंदर इन केस ऑफ लेज़र, अगर हम लेज़र का केस जो है वो डिस्कस करें तो ऑसिलेशन द ऑसिलेशन विल स्टार्ट, तो ऑसिलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं व्हेन गेन ऑफ एक्टिव मटेरियल, व्हेन गेन ऑफ द एक्टिव मटेरियल कंपनसेट्स, जब गेन जो एक्टिव मटेरियल का कंपनसेट करता है द लॉसेस इन द लेज़र। अब ये लॉसेस किस वजह से आते हैं? ड्यू टू आउटपुट कपलिंग। ठीक है, दीज लॉसेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आउटपुट कपलिंग। ये लॉसेस आउटपुट कपलिंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, जिसको शायद मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये जो डी एफ हमने लिखी थी इक्वेशन, डी एफ सिग्मा 2 1 एफ एन 2 माइनस जी एन 1 ओवर जी 2 ओवर जी 1 इधर एक ब्रैकेट लगा लें, डी जेड, ये आपने इक्वेशन लिखी थी। तो ये जो इक्वेशन है इसके मुताबिक जो गेन है
द गेन पर पास in the active material. अब गेन पर पास तो एक्टिव मटेरियल का मतलब होता है जो आपके पास रेशियो है इनपुट और आउटपुट फ्लक्स की, यानी कि जितने फोटॉन्स का फ्लक्स आ रहा है और जितने फोटॉन्स का फ्लक्स जो है वो जा रहा है। इसको आप ब्रैकेट में डाल के देख लें, दैट इज द रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फ्लक्स। ये किसका फ्लक्स है? फोटॉन का। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर ले, फोटॉन फ्लक्स। तो अब ये गेन जो पर पास है, ये हमारे पास जो कि रेशियो है आउटपुट और इनपुट फ्लक्स की, इसको हम लिख सकते हैं इज एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट सिग्मा फिर ब्रैकेट n2 माइनस g2 n1 ओवर g1 ब्रैकेट क्लोज L और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमने सिंपलिसिटी से के लिए सिग्मा 2 1 को सिग्मा कर दिया, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर। फॉर सिंपलिसिटी सिग्मा 2 1 इज इक्वल टू सिग्मा। और यहां पर L क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्टिव मटेरियल, वेयर L इज द लेंथ ऑफ एक्टिव मटेरियल। यानी कि ये जो नहीं, ये वाला मटेरियल एक्टिव, इसकी क्या नहीं, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द एक्टिव मटेरियल। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये सपोज करें कि लेट R1 एंड R2, R1 R2 जो है बी द पावर रिफ्रैक्टिविटी, बी द पावर रिफ्लेक्टिविटी, ये पावर रिफ्लेक्टिविटी है ऑफ द टू मिरर्स mirrors M1 and M2 as shown in figure 1.
जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया। ये लिखे थे ना हमने M1 और M2, ये दो, ये इनकी पावर रिफ्लेक्टिविटी है। और यहाँ पर आप कहें कि जो LI कैपिटल है वो इंटरनल लॉस है पर पास इन द लेज़र, एंड लेट LI be the internal loss per pass in the laser। इंटरनल लॉस है जो कपलिंग की वजह से अंदर उसके लॉसेज हो रहे हैं लेज़र कैविटी के अंदर। अब अगर किसी गिवन टाइम के ऊपर एफ जो है वो फोटॉन का फ्लक्स है इन द कैविटी, ठीक है, इफ एट ए गिवन टाइम एफ इज द फोटॉन फ्लक्स इन द कैविटी, यानी कि एफ जो है वो किसी टाइम पर फ्लक्स है फोटॉन्स का जो लेज़र कैविटी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो मिरर 1 को लीव कर रहा है, लीविंग M1 मिरर एंड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स मिरर 2 और ट्रैवल कर रहा है दूसरे मिरर की तरफ 2 यानी कि M2 की तरफ। अब उसके बाद एक और फोटॉन फ्लक्स जो है, देन द फोटॉन फ्लक्स एफ प्राइम, अब एक और फोटॉन फ्लक्स है एफ प्राइम, अगेन लीविंग मिरर 1, अगेन लीविंग M1 मिरर, दोबारा से मिरर M1 को लीव कर रहा है आफ्टर 1 राउंड ट्रिप, आफ्टर 1 राउंड ट्रिप will be F prime is equal to F exponential ब्रैकेट सिग्मा फिर ब्रैकेट N2 माइनस G2 N1 G1 ब्रैकेट क्लोज L और फिर बड़ी दरमियानी ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस LI R2, फिर मल्टीप्लाई बाई ये R2 के लिए लिखा है, इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंशियल सिग्मा N2 माइनस G2 N1 G1 ब्रैकेट क्लोज L फिर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस LI R1, ये इक्वेशन आ जाएगी। पीछे हमने कितनी इक्वेशन डिफाइन की हैं?
चलें इसको रहने दें, आप इसको कोई इक्वेशन कैपिटल ए का नाम ये दे दें इसको, तो इक्वेशन कैपिटल ए का नाम जो है वो दे दें। ठीक है, तो ये फोटॉन का फ्लक्स है। ये कौन सा फ्लक्स है जो बार बार प्रोड्यूस जो है वो हो रहा है। ये एक इक्वेशन है, दो है ना, दो पावर्स हैं, R1 और R2, दोनों क्या हो रही हैं, दो मिरर है ना, तो दोनों की वजह से पावर है। तो दोनों R1 और R2 जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो आपस में हो रही हैं। अब जो मैंने यहाँ पर बात की थी थ्रेशोल्ड की, मैंने आपको कहा था कि मेज़र या लेज़र जो होती है उसके लिए थ्रेशोल्ड कंडीशन को अचीव करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप थ्रेशोल्ड कंडीशन को अचीव नहीं करेंगे तो फिर लेज़र जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। अच्छा, इसमें आपने ये हेडिंग लगा लेनी है, ये जहाँ से मैंने ये रेजोनेटर वाला शुरू किया है ना, ये वाला, उधर आपने हेडिंग लगा लेनी है कि प्रोडक्शन ऑफ लेज़र। ये आप हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली, प्रोडक्शन, लेज़र आइडिया के अंदर ही पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ लेज़र। यहाँ से ये स्टार्ट किया, हाँ इधर से, यहाँ से टू मेक एन ऑसिलेटर फ्रॉम एम्पलीफायर, ये मैंने लिखवाया था ना, टू मेक एन ऑसिलेटर, इसके ऊपर हेडिंग लगा लें प्रोडक्शन ऑफ लेज़र बाय रेजोनेटर्स। ये जो मिरर्स M1 और M2 होते हैं इनको आप रेजोनेटर्स का नाम देते हैं। अच्छा जी, अब बात है कि थ्रेशोल्ड कंडीशन की। तो एट थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड है इसके ऊपर F प्राइम को F के बराबर होना चाहिए, एंड देयरफॉर अगर ये इसके बराबर है F प्राइम के, तो फिर R1 R2 1 माइनस Li का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2 सिग्मा N2 माइनस G2 N1 ओवर G1 ब्रैकेट क्लोज, L ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1, इसको 1 के बराबर होना चाहिए। अब ये इक्वेशन शो कर रही है कि जो थ्रेशोल्ड है वो अचीव हो गया। दिस इक्वेशन shows that threshold is achieved, कि थ्रेशोल्ड जो है वो हमने अचीव कर लिया है, और when the population इन्वर्जन, और जहाँ पर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है n इज इक्वल टू N2 माइनस G2 N1 ओवर G1 रीचेज ए क्रिटिकल वैल्यू, जो कि क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंच जाती है, नोन एज क्रिटिकल इन्वर्जन, जिसको हम क्रिटिकल इन्वर्जन का नाम देते हैं, एंड इज गिवन बाय, और इसके लिए जो आप इक्वेशन राइट डाउन करेंगे वो आएगी NE
माइनस लॉग R1 R2 प्लस 2 लॉग 1 माइनस Li ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा L। ठीक है, इसको आप कोई कह लें ये कैपिटल इक्वेशन डी है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन बी जो है, इट कैन बी पुट इन सिंपल फॉर्म। इक्वेशन बी कैन बी पुट इन सिंपल फॉर्म। इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम डिफाइन करें, इफ वी डिफाइन गैमा 1 माइनस लॉग ऑफ R1 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस T1, इसी तरह गैमा 2 माइनस लॉग ऑफ R2 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस T2, और गैमा I माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस Li। इसको कह दें ये इक्वेशन ए है, ये बी है छोटा, और ये छोटा सी है। अब यहाँ पर T1 और T2 क्या है, ये मिरर ट्रांसमिशंस हैं। यहाँ पर हमने जो मिरर की अब्जॉर्प्शन है उसको निगलेक्ट किया कर दिया, सिर्फ ट्रांसमिशन को ले रहे हैं। ठीक है, T1 and T2 are mirror transmissions, and for simplicity we neglect the absorption of mirrors। ठीक है, और सिंपलिसिटी के लिए हमने जो अब्जॉर्प्शन है मिरर्स की उसको निगलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब जो है वो एक हमारे पास इक्वेशन थी, ये 1.24, ये वाली इक्वेशन आई है, छोटा ए बी सी वाला ये, और एक पीछे इक्वेशन थी जो हमने एन ई की लिखी है। तो अगर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली, ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं इनको हम अगर पुट कर दें इस इक्वेशन में, पुट ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी और सी को हम पुट कर दें इन एन ई इज इक्वल टू माइनस log R1 R2 प्लस 2 log 1 माइनस Li
डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा एल, इसके अंदर। ठीक है, ये वाली इक्वेशंस हैं, इनको इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि वहां से आप क्या करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेंगे और Li की वैल्यू निकाल लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, ये आप इसके अंदर जगह छोड़ दें, ये आपने खुद करना है, मैं इसका आगे रिजल्ट जो है वो लिख देता हूँ। ये आप इसमें पुट करके इसको कैलकुलेट करके देखना, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, नजर आ रही है ना इसके अंदर, R1 और R2 की वैल्यू, और यहाँ से Li की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर, यानी कि ये सारी इक्वेशन जो है वो गामा 1, गामा 2 और गामा i की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास, इधर ये जगह छोड़ दें अपनी कैलकुलेशन के लिए, रिजल्ट आएगा Ne इज इक्वल टू गामा ओवर सिग्मा एल। इसको कह लें कि ये कोई कैपिटल इक्वेशन सी है। यहां पर वेयर वी हैव डिफाइंड, जिधर हमने डिफाइन किया है कि गैमा जो है वो गैमा आई प्लस गैमा 1 प्लस गैमा 2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। अब ये जो गैमा आई है ये क्या चीज़ है, ये गैमा आई जो है ये इंटरनल लॉस है ऑफ द कैविटी, लॉगरिथमिक इंटरनल लॉस ऑफ कैविटी। गैमा आई it is a logarithmic internal loss of cavity। ये आज आपकी असाइनमेंट है, ये आपने लाजमी ट्राई करना है, ये करके तो मुझे फिर व्हाट्सएप पे भेजना है कि कर लिया क्यों। ठीक है, ये इक्वेशन इसमें पुट करनी है, ये निकालना है, उसमें इसको इस फॉर्म में आपके पास आएगी ना इक्वेशन, ये बीच में उसके अंदर आ जाएंगे, तो इसको आप ये डिफाइन कर दें। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है ये आपने निकालनी है। ये तीनों इक्वेशंस इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन निकलेगा। ये और इज दिस असाइनमेंट, मैंने बीच में 4-5 स्टेप छोड़ दी, वो भी करनी है, सारी करनी है ना। वो जो कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन का मेथड होता है भाई देख लूँ तो वैल्यूज जो है R1 की निकालनी है, R2 की निकालनी है, Li की निकालनी है। ये वैल्यूज निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जिसके अंदर गैमा जो है वो इस फॉर्म में निकलेगा, वो कुछ इस तरह रीअरेंज हो जाएगा कैलकुलेशन करते हुए। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास हम ये कहें कि जो Li है, इनफैक्ट Li इज मच लेस देन 1, अगर बहुत लेस देन 1 जाए तो इस केस में वी हैव, यानी कि ये कंडीशन लगा दें तो फिर हमारे पास गैमा आई Li के इक्वलेंट आ जाएगा। ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर आप पुट करके देखिए, ये लेस देन 1 है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी, तो पीछे यही रह जाएगा आपके पास, अगर Li जो है वो मच लेस देन 1 है। अच्छा, अब ये जो गैमा 1 और गैमा 2 हैं, T1 और T2 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं लॉस ऑफ कैविटी को, तो गैमा 1 और गैमा 2 जो हैं ये लॉगरिथमिक लॉसेज हैं, ये मैं लिखा है, ये लॉगरिथमिक लॉसेज हैं ऑफ कैविटी। यहाँ आप इनको कह सकते हैं कि गैमा 1 और गैमा 2 लॉगरिथमिक लॉसेज हैं
कैविटी मिरर्स के, ठीक है। गामा 1 एंड गामा 2 आर द logarithmic losses of cavity mirrors M1 and M2। तो अब जो क्वांटिटी गैमा है, अगर इसको हमने डिफाइन करना हो, ठीक है, तो गैमा क्वांटिटी जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं 10 गैमा क्वांटिटी इज डिफाइंड एज, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द सिंगल पास लॉस ऑफ कैविटी, यानी कि ये बेसिकली कैविटी के अंदर जो सिंगल लॉस हो रहा है, क्योंकि कैविटी तो ऑसिलेटर है ना, उसमें बार बार फोटॉन्स आएंगे, टकराएंगे, निकलेंगे, तो बार बार लॉस होगी, लेकिन उसके अंदर जो सिंगल लॉस हो रहा है इसको गैमा करते हैं। अच्छा, अब जब एक दफ़ा क्रिटिकल इन्वर्जन जो है वो रीच हो जाता है, तो ऑसिलेशन जो है वो बिल्डअप होती हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन से। फोटॉन जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली इमिट करते हैं अलॉन्ग द कैविटी एक्सिस, और ये इनिशिएट करता है एक एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस को। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिस हैं लेज़र ऑसिलेटर की या लेज़र की, या मोर सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि ये लेज़र जो है, ये वर्ड आप लेते हैं लेज़र एमिटिंग विजिबल रेडिएशन, विजिबल एमिटिंग रेडिएशन का नाम दे। तो सेम वर्ड जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो अप्लाई होता है स्टिमुलेटेड रेडिएशन के लिए। अब ये जो है काफ़ी अवे होता है, इसका जो रीजन होता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एक्स रेज और उनसे, लेकिन ये बेसिकली किस में लाई कर रही होती है, इट लाइज इन विजिबल या ऑप्टिकल रीजन। तो ये बता दो इसको। Once the critical inversion is reached, तो एक दफ़ा अगर क्रिटिकल इन्वर्जन जो है वो रीच हो जाए, तो ऑसिलेशन बिल्ट अप by spontaneous emission। तो ऑसिलेशन जो है वो बिल्ट अप हो जाती हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन से, और फोटॉन जो हैं, द फोटॉन्स आर एमिटेड spontaneously along the cavity axis, will in fact initiate amplification process। तो ये क्या, दिस इज दी
बेसिस ऑफ लेज़र प्रोसेस। तो ये बेसिकली लेज़र प्रोसेस की बेसिस हैं। ठीक है जी। अब ये सारा जो है लेज़र का आइडिया, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे पंपिंग स्कीम्स को। ठीक है जी। ये कौन कौन सी पंपिंग स्कीम्स हैं, ये अब मैंने आपको डिटेल के साथ ये पूरी लेज़र कैसे बनती है, क्या होता है, ये सारा बता दिया। अब हम देखेंगे कि हम जो पंपिंग स्कीम जो हैं यूज़ करते हैं, उनकी मदद से किस तरह लेज़र को प्रोड्यूस, यानी कि 3 लेवल पंपिंग यूज़ करते हैं, 4 लेवल पंपिंग यूज़ करते हैं, या 5 लेवल पंपिंग यूज़ करते हैं, जो भी हम पंपिंग यूज़ करते हैं। ठीक है जी। वो फिर आगे हम उसको स्टडी करेंगे। अब मैं चूँकि इसको फिर उधर छोड़ देता तो इसने आज फिर रह जाना था, तो मैंने इसको फिर वो कंप्लीट कर दिया। फिर 15 मिनट रह गए, उतने में हम कंप्यूटर